नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। इसका क्वेश्चन आंसर जो भी एनसीईआरटी का है आप लोग को एक बार करवा चुके हैं, लेकिन फिर से इसको करवा दे रहे हैं। तो अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं बनाए हुए हैं तो ये जो वीडियो होगा वो 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, यानी जनन आवश्यकता क्यों है जीव के लिए, तो यही आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि जीव अपना जनन क्यों करता है, कि अपना वंशगत बनाने के लिए, कि उनका पीढ़ी समाप्त नहीं हो जाए, इसलिए जीव जनन करते हैं। जैसे कोई आदमी अपना जनन करता है कि उसका वंश बढ़े। वंश कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, यहाँ पे पूरा मानव जाति का हो जाता है। या किसी जानवर की बात करें, जैसे कुत्ता का है तो पूरा कुत्ता का वंश हो गया। तो इस टाइप का बोलने के मतलब है कि जीव के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो अपने ही समान अपनी ही जाति के जीवों को जन्म देना ही सभी जीवों का प्राथमिक लक्षण है। आपको मालूम है सभी जीव का प्राथमिक लक्षण है अपने समान अपने जीव को, अपने संतान को जन्म देना। और इस क्रिया में माता पिता के अनुवांशिक लक्षण संतान में पहुंचते हैं। ठीक, आपको मालूम है गैमीट के थ्रू पहुंचता है, यानी युग्मक के थ्रू। और इस प्रकार के केवल जाति के ही नहीं अपितु माता पिता के लक्षण भी संतान में वंशागत होते हैं। यानी आपको मालूम है नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर आगे चल के भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिर नया संतान बनता है। ठीक है, और वही आगे बोला है कि प्रजनन का बहुत महत्व है। प्रजनन का बहुत महत्व है क्योंकि प्रत्येक जीव क्या है, नाशवान है। एक निश्चित आयु है सबका, और एक निश्चित आयु के बाद जीव को खत्म होना ही है, तो उसकी मृत्यु अवश्य होती है। और जीवों के मरने पर जाति के जीवों की संख्या कम न हो, इसलिए प्रजनन आवश्यक है। और इस प्रकार वंश चलता रहता है और नए पैदा हुए जीव को, ठीक है, नए पैदा हुए जीव को पहले वृद्धि तथा विकास के चरणों से गुजरना पड़ता है। और इससे पहले कि वह परिपक्व हो और प्रजनन कर सके, किसी भी जाति की जनसंख्या उसकी जन्म दर तथा मृत्यु दर पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब कहा गया कि पूरा जीव एक तरह से मृत्यु होगा ही किसी भी जीव का, तो उसका पीढ़ी समाप्त नहीं हो। जैसे मनुष्य की उम्र कितना होता है, 60 साल। तो ऐसा तो नहीं होता है कि 60 साल बाद कोई मनुष्य दिखाई नहीं देगा। तो उसका मनुष्य दिखाई देने के पीछे रीजन रहता है जनन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो प्रजनन के लिए लैंगिक प्रजनन यानी लैंगिक जनन विधि को अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह जाति को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख विधि है। इसमें 2 प्राणी भाग लेते हैं, यानी नर और मादा, और उनके द्वारा उत्पादित गैमीटों का संयुग्मन होता है। गैमीटों कहने का मतलब गैमीट यानी युग्मक, हिंदी में कहते हैं युग्मक और इंग्लिश में गैमीट, यानी गैमीटों का संयुग्मन होता है। इसलिए संतति के गुणसूत्रों में जीनों में भिन्नता आ जाती है। और देखिए जैसे नर युग्मक आया मादा युग्मक आया, यानी इसका गुणसूत्र अलग इसका गुणसूत्र अलग। जो नया संतान बनेगा उसमें तीसरा एक नया गुणसूत्र आएगा, फिर इसका संतान बनेगा उसमें फिर अलग गुणसूत्र आएगा। यानी एक तरह से नए जाति का विकास इसमें संभव होता है, यानी वेरिएशन आता है। तो यह भिन्नता वेरिएशन उद विकास यानी डेवलपमेंट में सहायक होती है, और इस विधि में प्रजनन धीमी गति से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो जब प्रजनन केवल एक ही जीव के द्वारा हो और उसमें युग्मक यानी गमीट बनते हो, तो इस प्रकार के प्रजनन को क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और इस स्थिति में समान गुणों वाली संतति उत्पन्न होती है, और एक ही प्राणी से उत्पन्न सभी समान संतानें क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। और अलैंगिक प्रजनन में कोई भी एक माता या पिता संतति उत्पन्न करने योग्य होता है। यानी अलैंगिक जनन में कितना जीव की आवश्यकता होती है, एक जीव की, और यह इसी का एक तरह से टूटता है, यानी इसी का युग्मक, मतलब मान के चलो कि एक जीव है तो यहाँ से एक टूटा तो फिर एक ये जीव बना, एक दूसरा जीव बना। तो इसमें जो युग्मक जा रहा है तो यानी एक ही जीव की जा रहा है, यानी बिल्कुल ये जैसा आकृति का होगा, ये भी सेम के सेम आकृति का होगा, यानी सेम लक्षण होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। और इस प्रकार से उत्पन्न संतति अपने माता या पिता की हुबहू होती है। या तो इसमें क्योंकि एक ही जीव भाग ले रहा है, ये तो माता हो सकता है या पिता हो सकता है, यानी समान कॉपी होती है। अर्थात उत्पन्न संतति रूपात्मक रूप से
और वंशात्मक रूप से समान होती है, इसलिए वे क्लोन के समान निर्दिष्ट या उल्लेखित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो देखिए, लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दो प्राणियों की आवश्यकता होती है और नर जो है शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, जबकि मादा अंडाणु का निर्माण करती है। और शुक्राणु और देखो अंडो यहाँ पर कहने का मतलब है अंडाणु को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। यानी नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पर नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु दोनों मिलेगा तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है युग्मनज यानी जाइगोट। ठीक है। और नर युग्मक और शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन या संयुग्मन यानी फ्यूजन को जाइगोट यानी युग्मनज कहा जाता है, युग्मनज बनता है। और युग्मकों के संलयन से नए जीव का विकास शुरू होता है और युग्मकों के संयुग्मन को गर्भधान यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस विधि से उत्पन्न संतति या उनके माता पिता समान रूप से यानी तद्रूप कॉपी नहीं होते। यानी देखो, नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग है तो ये इसका जो संतान बनेगा वो समान रूप से तो बनेगा ही नहीं, यानी अपने कॉपी नहीं होता है। तो ये संततियाँ अपने माता पिता से अलग होती है और ये विभिन्नता क्रोमोसोम के विसंयोजन और युग्मकों के संलयन के समय बने जीनों के नए संयोजन के कारण आती है। और इस प्रकार लैंगिक जनन में निराकरण विलोपन की प्रतिकूल विशेषताओं के अवसर बहुत अधिक हैं, इसलिए संतति के लिए सबसे अच्छी विधि समझी जाती है। और ऊपर की गई व्याख्या हमेशा सच नहीं होती है, क्योंकि यदि माता पिता या किसी बड़े रोग से पीड़ित है तो उसे ठीक उसी प्रकार से आहार नहीं मिल पा रहा है तो संतति की उत्तरजीविता संभव नहीं है। ठीक है, यही ना क्वेश्चन था कि जीवित रहने के लिए कौन सा लैंगिक जनन जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं और क्यों? क्या यह कथन सही होता है हर समय? तो नहीं। नेक्स्ट है कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है? तो अलैंगिक प्रजनन में दो प्राणी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पहला तो अंतर हो गया कि लैंगिक जनन में दो प्राणी की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में दो प्राणी की आवश्यकता नहीं होती है। और न ही इस प्रकार के प्रजनन में युग्मक बनेगा, केवल एक ही प्राणी जो है संतानों का उत्पादन करता है। और इस प्रकार के जनन में समान संतति उत्पन्न होती है और इस क्रिया में कोशिका में समसूत्री विभाजन या माइटोटिक विभाजन होता है और युग्मकों का न तो निर्माण होता है और न ही संयुग्मन। और संतान सदैव जनक के लक्षणों वाली होती है और इस प्रकार से उत्पन्न सभी संतानें क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। और इस प्रकार का प्रजनन प्रायः निम्न श्रेणियों के प्राणी में होता है। लैंगिक देखिए, इतना जल्दी बताने के पीछे रीजन है कि हम आप लोगों को क्लास में बता चुके हैं, खास करके हम ऑफलाइन वाले के बता रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले को तो पढ़ाए नहीं, लेकिन ऑफलाइन में सब कुछ बता चुके हैं, सिर्फ आप लोगों को रिवाइज एक तरह से करवा दे रहे हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा देखिए, मतलब रिवाइज करते हुए मकसद से चलिए, क्योंकि आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं। और शुक्राणुओं और अंडाणु के सामूहिक रूप से युग्मक यानी गैमिट्स कहते हैं ना, नर युग्मक मादा युग्मक, यानी नर युग्मक को मेल गैमिट्स, फीमेल मादा युग्मक को फीमेल गैमिट्स। और शुक्राणु तथा अंडाणु मादा युग्मक के संलयन के फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और युग्मकों का जो अब संलयन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन दोनों प्रकार के विभाजन होगा। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय, टेक केयर।